ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने के साथ साथ बहुत खास भी है, क्योंकि पहली बार हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हमें इस वीडियो की डिमांड की है। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा फ़र्क नज़र आ सकता है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। आज हम आपको बताने वाले हैं 10 क्रिएचर्स के बारे में, जिनके अस्तित्व को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों के लिए यह बस एक कल्पना है तो कुछ लोग इसे सच भी मानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दें, वीडियो में दिखाए गए क्रिएचर्स की जानकारी हमने इंटरनेट से ली है। तो चलिए ज्ञान हिंदी के साथ इस खौफनाक सफर पर जानते हैं पौराणिक कथाओं के 10 क्रिएचर्स के बारे में। सायरन्स। आपने बचपन में जलपरियों की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें अधिकांश तौर पर जलपरियों को एक मासूम और अच्छा जीव बताया जाता है। लेकिन ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार सायरन्स एक ऐसी जलपरी है जो इंसानों का शिकार करती है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में सायरन्स को लेकर कई कहानियां सुनाई गई है और सायरन्स को लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं भी हैं। कुछ लोगों के अनुसार सायरन्स एक पक्षी है तो कुछ लोगों के अनुसार सायरन्स एक मरमेड है, एक ऐसी मरमेड जो इंसानों का शिकार करती है। कहा जाता है जो भी इंसान सायरन्स के इलाके के पास से गुजरता था तो सायरन्स उसे अपने मधुर संगीत से आकर्षित करती थी। कहा जाता है सायरन्स की आवाज़ में कोई जादू था, जिसे सुनने के बाद कोई भी इंसान सायरन्स के पास जाने की कोशिश करता था, जिसके बाद सायरन्स अपने खूबसूरती का जाल बिछा के शिकार को अपने और करीब ला लेती थी। और जब उनका शिकार पूरी तरह से जाल में फंस जाता था तब सायरन्स उन्हें अपना खौफनाक रूप दिखाया करती थी और अब शिकार के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं हुआ करता था। सायरन्स अपने शिकार को पानी के गहराइयों में ले जाकर कच्चा चबाकर मार देती थी। अगर ग्रीक पौराणिक कथाओं से बाहर देखें तो जलपरियों का वर्णन कई जगहों पर किया गया है और कई लोग जलपरियों को देखने का दावा भी कर चुके हैं। इसी कारण अधिकांश लोग जलपरियों के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। वैम्पायर्स। वैम्पायर्स का नाम आपने पहले भी सुना होगा। इन्हें ड्रैकुला भी कहा जाता है। वैम्पायर्स के बारे में हमें लोक कथाओं से पता चलता है। वैम्पायर्स के ऊपर कई सारे किताबें लिखी गई है और इनके ऊपर कई सारे फिल्में और शोज भी बनाए जाते हैं। लोक कथाओं के अनुसार वैम्पायर का जन्म इंसान के मृत्यु के बाद होता है। यह बात सुनने में बहुत ही अजीब लग रही होंगी, लेकिन वैम्पायर से जुड़ी कहानियां यही कहती है कि इंसान के मृत्यु के बाद कुछ मरे हुए इंसान अपने कब्र से जाग जाते हैं और इंसान और जानवरों का खून चूस के उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। सामान्य तौर पर वैम्पायर्स रात को शिकार करते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी शक्तियों को कमज़ोर कर देती है। कुछ लोगों के अनुसार वैम्पायर्स में अपने रूप को चमगादड़ में बदलने की क्षमता भी होती है। वैम्पायर्स अपने शिकार को अपने आँखों से वश में भी कर सकते हैं। वैम्पायर्स के पास बहुत ताकत होती है। वैम्पायर्स अपनी छवि को ना दर्पण में देख सकते हैं और ना ही उनकी परछाई दिखाई देती है। 1897 में ब्रैम स्टोकर्स की ड्रैकुला नामक नॉवेल प्रकाशित हुई थी, जो बहुत चर्चा में रही, जिसमें ड्रैकुला की जन्म की कहानी बताई गई थी, जिसमें ड्रैकुला के स्थान को ट्रांसिल्वेनिया में दिखाया गया था, जो वर्तमान में रोमानिया में स्थित है। 19वीं शताब्दी में ड्रैकुला का खौफ लोगों में फैल चुका था। लोग ड्रैकुला को लेकर अपनी अपनी बातें बनाने लगे थे और कुछ वारदातें ऐसी भी हुई जिसमें लोग ड्रैकुला का नाम जोड़ने लगे थे। वैम्पायर्स का अस्तित्व हमेशा विवादों में रहा है, लेकिन आज के दौर पर वैम्पायर्स में कम ही लोग विश्वास करते हैं। यति। 20वीं शताब्दी में यति की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही थी क्योंकि 1951 में कुछ ब्रिटिश खोजकर्ताओं को माउंट एवरेस्ट के पास बड़े और विशाल पैरों के निशान मिले, जो थोड़े बहुत इंसानों जैसे तो लग रहे थे लेकिन आकार में बहुत बड़े थे।
जिसके बाद से दुनिया भर में इस बड़े पैरों वाले क्रिएचर्स की बातें होने लगी। लोग जानना चाहते थे आखिर यह बड़े विशाल पैरों वाला जानवर कौन सा है। भले ही दुनिया को इस जानवर के बारे में इन विशाल आकार के पैरों के निशानों से पता चला हो, लेकिन नेपाल और तिब्बत के लोग पहले से ही इस जानवर के बारे में जानते थे। लोकल्स को यति के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी, लेकिन वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कुछ लोगों की मान्यताओं के अनुसार यति को देखना बुरे संकेत की निशानी है। इसलिए लोकल्स यति के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते थे, और यही कारण हो सकता है कि दुनिया को इसके बारे में ब्रिटिश खोजकर्ताओं से पता चला। तिब्बतियन बुद्धिस्ट किताबों में यति का वर्णन किया गया है, और यति का यह नाम वहीं से आया है। कई लोकल्स ने यति को देखने का दावा भी किया है। उनके अनुसार यति वन मानव जैसे होते हैं, जो आकार में बहुत बड़े होते हैं और उनके शरीर में बहुत सारे बाल भी होते हैं। वैसे तो इनका रवैया शांत स्वभाव का होता है, लेकिन अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो यह आक्रामक हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग यति के अस्तित्व पर भरोसा करते हैं। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर यति के बारे में इतनी जानकारी है तो सरकार या कोई संस्था इस पर रिसर्च क्यों नहीं करती। तो बता दें, यति की ज़्यादातर बातें हिमालय पर्वत से जुड़ी हुई है। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिस पर कई लोगों ने चढ़ाई की है और सफल भी हुए हैं। लेकिन कैलाश पर्वत पर ना कोई इंसान चढ़ पाया है और ना ही कोई विमान उसके ऊपर से गुजर सकता है। कैलाश पर्वत अपने आप में ही अद्भुत है, जो वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। इसीलिए चाइना जैसा देश जो हर चीज में अपनी टांग घुसाता है, वह भी कैलाश पर्वत से दूरी बनाए रखता है। कैलाश पर्वत में चढ़ने की कई लोगों ने कोशिश की है, लेकिन कोई भी वापस लौट नहीं पाया। भारतीय सेना ने भी हिमालय के पास माउंट मकालू में यति के फुटप्रिंट देखने का दावा किया है, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि इस पर एक रिसर्च की जाएगी, लेकिन सरकार ने हिमालय से दूर रहने में ही भलाई समझी। यति का रहस्य जानने के लिए पहले हिमालय का रहस्य सुलझाना होगा, जो फिलहाल असंभव है। चुपाकाब्रा। इस क्रिएचर का जिक्र 1995 में पहली बार पोर्टो रिको में किया गया था, जब एक किसान ने सुबह अपनी सारी भेड़ों को मृत पाया। जांच के दौरान पता चला कि भेड़ों के शरीर से सारा खून चूसा गया था, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह किस जानवर का काम है, क्योंकि अधिकांश जंगली जानवर शिकार मांस के लिए करते हैं, ना कि सिर्फ खून के लिए। और कुछ दिनों में ऐसी ही घटना कई जगह हुई, जहां किसी जानवर ने भेड़ों के शरीर से सारा खून चूस लिया हो, और फिर एक महिला ने उस शिकारी जीव को देखने का दावा किया। उस महिला के वर्णन अनुसार वह जीव कुत्ते जैसा तो लग रहा था, मगर कुत्ता नहीं था। उस क्रिएचर के शरीर पर बाल नहीं थे। 4 पैरों वाला वह जीव अपने 2 पैरों से ही चल रहा था, मानो जैसे वह कोई कंगारू हो। उसकी लाल आंखें और नुकीले दांत थे, जो उसे डरावना बना रहे थे। इसके बाद कई लोगों ने इस क्रिएचर को देखने का दावा भी किया, और फिर इस जीव को नाम दिया गया चुपाकाब्रा, जो एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है बकरियों को चूसने वाला। चुपाकाब्रा का खौफ दूसरे देशों तक भी फैला। चिली, रूस, फिलीपीन सहित अमेरिका में भी इस क्रिएचर को देखने का दावा किया गया। चुपाकाब्रा को कई लोगों ने भेड़िया कहा तो कई लोगों ने जंगली कुत्ता, मगर यह सारे जीव अपना शिकार मांस के लिए करते हैं, ना कि खून के लिए। रात को छुपकर शिकार करने वाला चुपाकाब्रा, यह जीव आखिर क्या है, किसी को समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वन्य जीव अधिकारियों ने चुपाकाब्रा को एक अर्बन लेजेंड कहा। यूनिकॉर्न, जिसे हिंदी में एक सिंगा भी कहा जाता है, जिसकी कहानियाँ पुराने समय में सुनाई जाती थी। यूनिकॉर्न का इतिहास भारत से भी जुड़ा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यताओं के मुद्राओं में यूनिकॉर्न के चित्र दर्शाए गए हैं। कहा जाता है यूनिकॉर्न एक शांत स्वभाव का प्राणी है
जो किसी खूबसूरत घोड़े जैसा दिखता है, लेकिन इसके माथे पर एक सींग होता है जो इसे बाकी जीवों से अलग बनाता है। यूनिकॉर्न को एक पौराणिक जीव भी माना जाता है जिसका जिक्र कई किताबों में किया गया है। यूनिकॉर्न बहुत ही प्रसिद्ध है जिसकी कहानियां लगभग सभी देशों में सुनाई जाती है। यूनिकॉर्न की प्रसिद्धि का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु यूनिकॉर्न है। बुंगीसनीस। फिलीपींस की लोक कथाओं में बुंगीसनीस का जिक्र पाया जाता है। बुंगीसनीस एक दानव है जिसका शरीर आकार में किसी राक्षस जैसा विशाल है, जिसकी एक ही आंख है मगर उसकी कान से सुनने की क्षमता अधिक है। कहा जाता है बुंगीसनीस हमेशा हंसता रहता है। इसके पास 2 बड़े दांत हैं जो इसे और भी भयानक बनाते हैं। बुंगीसनीस अपने शरीर जैसा जबरदस्त ताकत रखता है, मगर इसके स्वभाव को डरपोक जैसा कहा गया है क्योंकि बुंगीसनीस जल्दी ही हार मान जाता है और छोटी छोटी बातों से डर जाता है। इतनी कमियां होने के बावजूद भी बुंगीसनीस एक ताकतवर दानव है जिसकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वह अपने एक हाथ से सांड जैसे आकार के जानवर को उठाकर फेंक सकता है। वेयरवुल्फ, जिसे हिंदी में भेड़िया मानव भी कहा जाता है। वेयरवुल्फ का जिक्र इतिहास में इतनी बार किया गया है कि इनके अस्तित्व को लेकर हमेशा सवाल उठे हुए हैं। कुछ लोगों के अनुसार वेयरवुल्फ इतिहास में अस्तित्व में तो थे मगर आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे तो वेयरवुल्फ का जिक्र कई किस्से कहानियों में किया गया है, लेकिन वेयरवुल्फ को प्रसिद्धि टीवी सीरियल्स और फिल्मों से मिली हुई है। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार वेयरवुल्फ एक ऐसा शापित इंसान होता है जो पूर्णिमा की रात को जब चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो वह भेड़िया बन जाता है जिसका खुद पर कोई काबू नहीं रहता और सामने आए किसी भी जीव को वह अपना शिकार बना देता है। इतिहास में भी ऐसे इंसानों का जिक्र किया गया है जिनके पास भेड़िया बनने की शक्तियाँ थी। वेयरवुल्फ के अस्तित्व पे लोगों को विश्वास तब होने लगा जब बल्गेरिया के एक किसान को उसके खेत में एक संदूक मिला जिसे खोलने पर एक खोपड़ी मिली जो ना ही पूरी तरह से इंसान की लग रही थी और ना ही किसी भेड़िया की, जिसके बाद लोगों ने दावा किया यह खोपड़ी किसी वेयरवुल्फ की है जिसके सर को लोगों ने काटकर इस संदूक में छुपा दिया था। वेयरवुल्फ की खोपड़ियाँ कई जगह पाई गई, इसीलिए आज भी कई लोग वेयरवुल्फ की कहानियों पर विश्वास करते हैं। सेंटोर। आधे इंसान और आधे घोड़े के शरीर रखने वाले इस जीव का वर्णन ग्रीक पौराणिक कथाओं में पाया जाता है। सेंटोर के जन्म को लेकर कई कहानियां हैं, मगर सबसे प्रसिद्ध कहानी यह है कि एक बार ग्रीक धर्म के सर्वोच्च देवता ज्यूस ने एक राजा को दावत के लिए आमंत्रित किया था। राजा ने ज्यूस का आमंत्रण स्वीकार किया और ज्यूस के पास दावत को पहुंचा, जहां राजा ने ज्यूस के साथ खाना भी खाया और ढेर सारी शराब भी पी। ज़्यादा शराब पीने के कारण राजा के अंदर का जानवर बाहर आया, मतलब राजा ज्यूस की पत्नी और देवताओं की रानी हेरा से प्रभावित हो चुका था। वह हेरा के नज़दीक जाना चाह रहा था। अगर आपको ज्यूस और हेरा जैसे अन्य ग्रीक देवी देवताओं के बारे में विस्तार से जानना है तो इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राजा देवी हेरा के करीब जा रहा था और यह सब हरकतें ज्यूस देख रहे थे, लेकिन वह जानना चाहते थे कि राजा आखिर करना क्या चाहता है। इसीलिए ज्यूस ने बादलों से हेरा जैसी ही हूबहू दिखने वाली लड़की का निर्माण किया, जिसके बाद राजा ने नकली हेरा से संबंध बनाए और उन बादलों से सेंटोर का जन्म हुआ, जिसके बाद सेंटोर ने अपनी आबादी बढ़ा दी। कहा जाता है सेंटोर बहुत ही गुस्से वाले स्वभाव के होते हैं और उनके अंदर बहुत सारा लस्ट होता है, और कई जगह सेंटोर को एक बुद्धिमान जीव भी बताया गया है जो काफ़ी कलाओं में माहिर होते हैं। सेंटोर का जिक्र कई कहानियों में किया गया है, उनके होने का प्रमाण सिर्फ और सिर्फ कहानियों में है। लॉक नेस मॉन्स्टर, जिसे नेसी भी कहा जाता है। लॉक नेक मॉन्स्टर दुनिया का सबसे प्रसिद्ध झील मॉन्स्टर है। नेसी को देखने का दावा कई लोगों ने किया है। कुछ लोग इसे झील में रहने वाला मॉन्स्टर भी कहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए यह एक डायनासोर की प्रजाति है जो अभी भी पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई है। नेसी को देखने वाला सबसे पहला चश्मदीद गवाह 1933 में मिला था। उस वक्त मॉन्स्टर की खबर तेजी से फैली।
कई सारे लोग उस झील पर नेसी की तलाश के लिए आए थे। उसके बाद झील की साफ सफाई की गई, लेकिन झील से कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला। फिर भी लोगों में लॉक नेस मॉन्स्टर के लिए दिलचस्पी अधिक थी। कुछ लोगों ने नेसी की तस्वीर लेने का दावा भी किया, मगर वह तस्वीर क्लियर नहीं है। नेसी को कुछ लोग सांप भी समझते हैं जो बहुत विशाल है, लेकिन सच्चाई का पता किसी को भी नहीं है क्योंकि नेसी को किसी ने भी पूरी तरह से नहीं देखा है। गॉर्गन्स। गॉर्गन 3 बहनें थी जिनका ऊपरी शरीर इंसान का और निचला भाग सांप का था। तीनों गॉर्गन बहनों में से एक मेडुसा की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन हम इस वीडियो में मेडुसा की बात नहीं करेंगे। अगर मेडुसा की कहानी की बात की जाए तो वो बहुत ही बड़ी है। उसके ऊपर एक वीडियो बन सकता है जो हमने बनाया भी है, जिसे आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गॉर्गन्स का जिक्र ग्रीक माइथोलॉजी में पाया जाता है, जिसमें कहा गया है कि जो भी इनके आँखों में देखता है वह पत्थर का बन जाता है। गॉर्गन्स अमर होते हैं, जिसकी वजह से उनको हराना या उनसे बचना नामुमकिन है। गॉर्गन्स अक्सर अपने शिकार को पत्थर की मूर्त बनाकर मार देते थे। गॉर्गन्स का वर्णन कई किताबों में किया गया है। इनके ऊपर कई फिल्में भी बनाई गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।